गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अनीता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स BYT ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज में हूँ। आज मैंने BSc फाइनल पेपर 2 का यूनिट 1 का एक चैप्टर का वीडियो बनाने की कोशिश की है। कल उसका एक पार्ट बनाया था, आज उसको हम लोग आगे ले रहे हैं। आज मैंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर यूनिट 1 को ही कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि उस लैटिस पॉइंट के आसपास चारों ओर एक जो एटम है उसके चारों ओर का वातावरण किस प्रकार का है, कितने नियरेस्ट एटम से जुड़े हुए हैं, उसको निकालने के लिए जो नंबर कैलकुलेट करते हैं उसको नाम दिया जा रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। ये सारी चीज़ें हम क्यूबिक क्रिस्टल के ले रहे हैं, उसका पहला हिस्सा लेते हैं। अगर हमारे पास SCC क्रिस्टल है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है, इसका हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो इसके चारों ओर नियरेस्ट कितने और लैटिस पॉइंट होंगे उनकी गणना करनी है। तो ये क्यूबिक क्रिस्टल लिया। क्यूबिक क्रिस्टल का मतलब है 8 कोनों पर 8 लैटिस पॉइंट ऑलरेडी हैं। तो क्या हुआ, हमने इसमें इसका गणना करने के लिए एक साइड का मान A है, A रेडियस लेकर के एक हम वृत्त बनाने का प्रयास करते हैं, वृत्ताकार स्फीयर बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं कि उसमें 6 पॉइंट आते हैं। 4 तो बीच के होते हैं और 2 ऊपर नीचे के प्राप्त होते हैं। इसका मतलब से नियरेस्ट पॉइंट कितने हो गए, 6। इसका मतलब जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना प्राप्त हो गया, 6। अब इसके हम कोऑर्डिनेट्स देखें कि किस हिसाब से आएंगे। तो देखिए पहले, क्योंकि अगर हम पहला हिस्सा ले रहे हैं A, तो बाकी रिमेनिंग बच जाएंगे 0 0। एक इसका बन गया A 0 0। दूसरा अगर हम लेते हैं तो 0 प्लस माइनस A और 0, और तीसरा लेते हैं तो 0 0 प्लस माइनस A। मतलब तीनों बार, एक बार x एक्सिस के लिए, एक बार y एक्सिस के लिए, एक बार z एक्सिस के लिए A की वैल्यू प्राप्त होती है, बाकी के लिए वो 0 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर SCC कितना है, वो 6। अब सेम कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकालें फेस सेंटर्ड के लिए। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, 8 कॉर्नर होते हैं और 6 फेसेस होती हैं। ठीक, अब 8 कॉर्नर है और 6 फेसेस हैं, इनको मिलाकर अगर हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो रेडियस हम लेंगे, एक तो इस यहाँ से भी A तो साइड है और ये इन डायगोनल को मिलाने पर ये आ रहा है। इसका मतलब इसका जो रेडियस हम लेंगे वो A√2 के फॉर्म में लेंगे। A√2 रेडियस लेकर एक स्फीयर कंसीडर करें इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल पर। तो हम देखते हैं कि उसके नियरेस्ट पॉइंट जो आते हैं, अगर हमने A√2 लिया है तो यहाँ से देखिए, डायग्राम से देखिए कि सारे साइड से हैं। जब इसके बीच का सेंटर लेते हैं तो यहाँ पर ये डायगोनल मिल रहा है, यानी एक A है और एक A√2 के फॉर्म में है। तो A√2 रेडियस लेकर के एक स्फीयर कंसीडर करते हैं, तो टोटल 12 पॉइंट पर यहाँ पर हमको प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है इस FCC क्रिस्टल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमको कितना मिल गया, 12। अब इसके कोऑर्डिनेट किस प्रकार, 12 में से हम वो निकालें कि और नियरेस्ट कितने होंगे, 12 के सबसे और निकटतम कण कितने हो सकते हैं, वो हम देखते हैं। तो हमारे पास वो कण जो है 6 के रूप में प्राप्त होते हैं। और उनके कोऑर्डिनेट किस प्रकार से निकाल रहे हैं, A/2 0 0, फिर -A/2 0 0, तीसरा देखिए 0 -A/2 0। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बाकी सारे कोऑर्डिनेट निकालते हैं। उन्हें 12 तो मैक्सिमम हुआ और उसमें नियरेस्ट जो लेते हैं वो कितने हो गए, 6। तो जो सिंपल क्यूबिक में हमको 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मिल रहा था, FCC में वो नंबर 12 मिलता है। और अगर हम उसका नियरेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं आयन के आधार पर, तो वो हमको 6 प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार अब हम तीसरा वाला लें, अंतर केंद्रित। इसमें क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड में 8 कोनों पर तो पॉइंट है ही, प्लस एक सेंटर पर होता है। सेंटर पर होने के कारण क्या होगा, ये यहाँ से देखिए इसका ये सब पॉइंट A के बराबर है, ये कोने को मिलाते हैं तो ये उसका डायगोनल फॉर्म होता है। इसका मतलब है A√3/2, ये साइड बन गई इसकी। तो A√3/2 का रेडियस लेते हैं और उस रेडियस के अकॉर्डिंग हम एक स्फीयर कंसीडर करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल के 8 पॉइंट्स प्राप्त होते हैं। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8। पहले वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देखा 6 हुआ। सेकंड जो लेते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हुआ। आयन, नियरेस्ट आयन जो है, विपरीत आयन अगर से चेंज करके देखते हैं तो 6 होते हैं। और बेस सेंटर्ड के लिए ये संख्या कितनी होगी, 8। अब 8 में से 8 का हम ये देखें कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट प्राप्त होते हैं। वो कोऑर्डिनेट हमको, चूंकि हम ये देखें यहाँ पर जो हम निकालते हैं कि वैल्यू प्राप्त करते हैं, तो ये कितने फॉर्म में आ रहे हैं। इस पहला हो गया A/2 A/2 A/2, तीनों का मान बराबर हो गया। उसके बाद सेकंड देखिए तो -A/2 A/2 और A/2। थर्ड कोऑर्डिनेट देखिए A/2 -A/2 और A/2। ठीक है, उसका फोर्थ देखिए A/2 A/2 और -A/2।
और जो ऊपर के रो प्राप्त होती है उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट देते हैं -a/2 -a/2 और a/2। इधर देखिए -a/2 a/2 और -a/2। सिमिलरली नेक्स्ट a/2 -a/2 -a/2 और लास्ट इज -a/2 -a/2 एंड -a/2। इस तरह कोऑर्डिनेशन नंबर प्राप्त करते हैं कि किसी लैटिस पॉइंट के चारों ओर निकटतम कितने और कण प्राप्त हो सकते हैं, उन कणों की संख्या को हम कोऑर्डिनेशन नंबर के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये हमने देखा कि हमारे पास ये नंबर एससीसी के लिए 6 आए, एफसीसी के लिए 12 और बीसीसी के लिए नंबर 8 प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब अगला हम आर्टिकल लेते हैं। ये जो लैटिस बन रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं लैटिस पॉइंट, इनका एक्चुअल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। इस कांस्टेंट को की वैल्यू निकालने के लिए अब क्योंकि हमें मालूम है कि यूनिट सेल जो है उसके जो साइड्स हैं, जो भुजाएं जब हम मानते हैं कंसीडर कर रहे हैं वो ए के रूप में है। ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए यानी कि ए क्यू। ठीक, इसका मतलब है कि इस यूनिट सेल का मास निकालना चाहें, अगर मान लीजिए डेंसिटी रो है तो मास क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम मास के बराबर आ जाएगा। तो मास इक्वल टू आ गया ए क्यूब इंटू डेंसिटी रो। इसको अगर हम ले लें क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर हम एटम का मास निकालें, एटम का मास निकालने के लिए हमने लिया स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M अपॉन कैपिटल N। कैपिटल M को हम मॉलिक्यूलर वेट ले रहे हैं और N जो है वो एवोगाड्रो नंबर है। तो अब मास ऑफ 1 यूनिट सेल कितना आ जाएगा, तो इसका मतलब हो गया n इंटू m। ठीक, ये किसके बराबर आ रहा है, स्मॉल n कैपिटल M अपॉन कैपिटल N। स्मॉल n क्या है, वो संख्याएं कितनी लैटिस पॉइंट्स कितने उनकी संख्या है। इसका मतलब ये, इसको हमने लेकर इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन है 1 जो यूनिट सेल के मास के फॉर्म में दिए हुए हैं, और दूसरा इक्वेशन जो है मास वो एटम के मास के फॉर्म में है। यानी दोनों ही मास को प्रेजेंट कर रहे हैं। इन दोनों की इक्वेट कर लें इक्वेशन को। जैसे हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास आ गया ए क्यूब रो इक्वल टू एन एम अपॉन एन। यहाँ से आप निकाल लीजिए ए, और ये ए क्या कहलाएगा, लैटिस कांस्टेंट। इस ए की वैल्यू कितनी आई, एन एम अपॉन एन रो टू द पावर 1/3। इस ए को यहाँ पर कह रहे हैं लैटिस कांस्टेंट। इस लैटिस कांस्टेंट का मान अलग अलग क्यूबिक क्रिस्टल के लिए अलग अलग होगा। अगर मान लीजिए पहला लेते हैं एससीसी, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल मैंने, उसमें आपको ज्ञात है कि उसमें एन का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर आप एन का मान 1 रखेंगे तो ये जो वैल्यू आ गई वो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की लैटिस कांस्टेंट की वैल्यू आई, जो कि किसके बराबर हुई, ए इक्वल टू एम अपॉन एन रो टू द पावर 1/3। एफसी के लिए आप जानते हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट जो होते हैं इसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये यहाँ एन का मान 4 रखा तो ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली बेस सेंटर लें, उसमें क्या होगा, एन इक्वल टू 2, ये मान कितना आ जाएगा, 2m अपॉन एन रो टू द पावर 1/3। इस तरह हम लोग क्यूबिक क्रिस्टल के लैटिस कांस्टेंट की वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग लेते हैं पैकिंग डेंसिटी, पैकिंग घनत्व। पैकिंग डेंसिटी किसको कह रहे हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम है उसका टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या था, बहुत सारे लैटिस पॉइंट में, तो आपने अगर एक स्क्वायर के फॉर्म में एक हिस्सा कंसीडर किया तो एक सिंगल यूनिट सेल है। लेकिन एक एटम बहुत सारे यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि यूनिट सेल कई ही रिपीटिशन से क्रिस्टल फॉर्म होता है। तो अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल ये हमको ज्ञात हो जाए और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिल जाए तो हम उसका पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, पैकिंग डेंसिटी निकाल सकते हैं। अगर हम ले लें यहाँ पर एससीसी, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लिया हमने, और इसमें एन का मान 1 होता है, वी का मान निकाला 4/3 पाई आर क्यू। रेडियस हमारी यहाँ पर कितनी है, आर के, इन जनरल रेडियस आर के बराबर है। लेकिन हम एक आइडियल कंडीशन ले रहे हैं कि हमारा जो एटम है ये दोनों आपस में कांटेक्ट जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के संपर्क में है। संपर्क में होने के कारण इनके बीच की दूरी देखिए, एक के लिए आर है, दूसरे के लिए भी आर है। जो चूंकि दो संपर्क में है तो इनकी दोनों की टोटल रेडियस कितनी आ जाएगी, ए का मान कितना आ जाएगा, 2r के बराबर आ जाएगा। जब ए का मान 2r आ गया इसका मतलब है वॉल्यूम चेंज हो गया। वॉल्यूम कितना आ जाएगा, v इक्वल टू 2r क्यूब यानी कि 8r। ठीक, इसका मतलब पैकिंग डेंसिटी कैसे निकालेंगे आप, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना निकला 8r क्यूब।
इसका मतलब SCC सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का पैकिंग डेंसिटी का मान हमको प्राप्त हो गया π/6। ठीक, अब सेम चीज हम निकालें FCC के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है, उसमें आपको ज्ञात है कि n का मान कितना होता है, 4 होता है। तो अब अगर हम n का मान 4 ले रहे हैं तो इसमें पहले हम a देखें कि a का मान कितना है। a का मान देखने के लिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्योंकि फेस भी आएगा तो हम 3 एटम कंसीडर करते हैं। पहले का डिस्टेंस r, इधर दूसरा वाला भी r, बीच यहाँ से भी r, या टोटल यानी 1 2 3 4 4 r आपको प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ फेस भी आ रहा है, फेस सेंटर्ड है। 4 r होने के कारण क्या हो गया, बीच का जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है, a√2 बराबर 4r। यहाँ से आप निकाल लेंगे साइड, साइड a का मान कितना आ गया, 2√2r। ठीक, जब a निकल गया तो आप क्या निकालेंगे, इसकी सहायता से पैकिंग डेंसिटी निकालेंगे। कैसे, टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम निकाला आपने, वो सब्स्टिट्यूट ए मिल गया तो आप इजीली आप निकाल सकेंगे इसकी वैल्यू। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे, इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू कितने, पैकिंग डेंसिटी फॉर FCC कितनी आ जाएगी, π√3/2। अब तीसरा ले हम बेस सेंटर्ड, सॉरी बॉडी सेंटर्ड, इसमें क्या हो रहा है, n का मान 2 है। 2 का लेने पर क्या है, देखिए यहाँ पर जो लेंगे ये इस तरीके से फॉर्म में लिया जा रहा है, क्योंकि सेंटर में का आएगा तो क्या होगा, यहाँ भी 1 2 3 और 4 r मिलेंगे। तो v का मान क्या आ जाएगा, पहले वॉल्यूम निकालें, 2 × 4/3r³। यहाँ से आप निकाल लीजिए 4r की वैल्यू से आप निकालेंगे a, ये आ जाएगा a का मान 4r/√3। मतलब इसको कैलकुलेशन करते समय हमने ये ध्यान रखा, ये आइडियल कंडीशन ली गई है कि परमाणु एक दूसरे से संपर्क की स्थिति में है। संपर्क स्थिति में होने के कारण जो बीच के डिस्टेंसेस है आपस में मिलते चले जा रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं, उसके साथ अकॉर्डिंग यूनिट सेल के लेंथ में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ से a का मान आ गया 4r/√3। जब a मिल गया तो आप v निकालेंगे, v = a³। जब v आ जाएगा तो आप इजीली पैकिंग डेंसिटी निकाल लेंगे। यानी कि पहला निकाला आपने टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, ये आ गया 8/3πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो आ जाएगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना निकाला आपने यहाँ पर 64r³/3√3। इसको सिंप्लीफाई करिए, ये वैल्यू कितनी आ गई, π√3/8। इसका मतलब है कि पैकिंग डेंसिटी के कैलकुलेशन के थ्रू आप अलग अलग क्यूबिक क्रिस्टल में ये प्राप्त कर सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का जो अनुपात है वो किस प्रकार के पार्टिकल, किस प्रकार के क्रिस्टल में कितने रूप में आपको प्राप्त होगा। SCC के लिए वो मान प्राप्त हुआ था π/6 के फॉर्म में, FCC के लिए π√3/2 के फॉर्म में, और BCC के लिए ये मान π√3/8 के फॉर्म में आपको प्राप्त होता है। अब अगला हमको ले सकते हैं क्रिस्टल प्लेन। क्रिस्टल प्लेन क्या होता है, जैसे पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। तो इस चूंकि क्रिस्टल प्लेन ले रहे हैं इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे किस तरह की लाइंस यहाँ प्राप्त हो रही हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं डायग्राम नंबर 1 है, जिसमें जो क्रिस्टल्स की संख्या है वो हमारे पास 1 2 3 4 क्रिस्टल हैं जो कि एक लाइन के फॉर्म में दिए हुए हैं। सेकंड ले लें यहाँ पर डायग्राम नंबर 2, जिसमें तिरछी लाइन के फॉर्म में है 1 2 3 क्रिस्टल। इसी प्रकार अगर हम इनको ले लें तो ये इनके बीच का डिफरेंस जो है बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस जो है इनमें बहुत कम है। इसको मान लीजिए 3 और इसको ले लेते हैं हम 4। ठीक, इसका मतलब है कि इस प्रकार के अलग अलग लेटिस पॉइंट के थ्रू जो पैरेलल लाइंस बनी है जिनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट बना हुआ है, इस कांस्टेंट डिस्टेंस को आप कहते हैं लैटिस इंटरवल। और इस लैटिस इंटरवल का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है, इनके बीच की दूरी पर, जो कि कांस्टेंट होता है, लेकिन साथ ही उन लेटिस पॉइंट की संख्या पर। तो इस इंटरवल को निकालने के लिए या इन साइड्स का, ये साइड्स आपस में किस कोण से झुके हुए हैं, इसका अध्ययन करने के लिए मिलर नाम के साइंटिस्ट ने इसका अध्ययन किया और बाद में इसको मिलर इंडाइसिस के फॉर्म में कैलकुलेशन करके इनकी वैल्यू प्राप्त की। इस प्रकार के जो प्लेन है उसको आप कहते हैं क्रिस्टल प्लेन, और इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो दो प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं लैटिस इंटरवल। धन्यवाद।